हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में जैव प्रक्रम का पूरा पार्ट पढ़ा दिया है। एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, तो आप लोग जाके इस चैप्टर को जरूर पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट अध्याय आपका 6 है, जो NCERT बुक है, जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइव प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हमें जानना जरूर है स्टूडेंट, जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं वह सभी प्रक्रम, जैसे प्रक्रम होता है। ठीक है, तो वे जो प्रक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसके बाद हमारा पोषण का टॉपिक आता है। तो स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं पोषण क्या होता है और पोषण के प्रकार। तो पहले आप लोगों को जानना जरूरी है आखिर में पोषण होता क्या है। तो देखिए, पोषण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियां अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी जो होते हैं अपने पर्यावरण से जो पोषक तत्व होते हैं उसका मतलब ग्रहण करते हैं, खाते हैं। पचे भोजन का अवशोषण, जो पचे भोजन होते हैं उन्हें खाते हैं, तो वो भोजन जो पचता है उसका अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। समझे बात को मैंने क्या कहा। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियां, जैसे आपका जो प्रक्रम है उसमें जीवधारियां अपने पर्यावरण, जैसे उनके आसपास जो पर्यावरण होते हैं से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे वहां से जो पोषक चीज होते हैं उसका अंतर्ग्रहण करते हैं। पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, इसे आप लोग एक एक टॉपिक को नोट कर लीजिए, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आप लोगों को बताते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण आप लोगों का जो होता है, नंबर 1 प्रकार आप लोगों का होता है स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण, ठीक है स्टूडेंट, स्वापोषी पोषण। और नंबर 2 आपका होता है विषमपोषी पोषण। आप लोगों को दोनों समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, विषमपोषी पोषण तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। नंबर 1, स्वापोषी पोषण क्या होता है। देखिए, ऐसे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, जैसे आप लोग देखिए से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आप लोग समझिए, ऐसे जंतु जो कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वापोषी पोषण कहलाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप पेड़ पौधों को ले लीजिए, पेड़ पौधे क्या किसी से भोजन मांगते हैं या किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं? वो तो ना चलते हैं ना कुछ करते हैं, केवल उसी स्थान पर मतलब लगे रहते हैं। लेकिन वो भोजन कैसे बनाते हैं, आप लोग समझो। भोजन वो कैसे बनाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है स्वापोषी पोषण। यहाँ आप लोग अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को एक रूप से बता देता हूं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, आप लोग यहां लिख लीजिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, एक बार मुझसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा चीज है जिसमें 3 सा आते हैं, तीनों। तो आप लोग देखिए, सा 1 सा 2 सा 3 सा, तो आपका संश्लेषण जो है उसमें तीनों सा आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा याद रखना। प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखना, जैसे प्रकाश संश्लेषण से जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये होता है स्वापोषी पोषण। अब आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है? देखिए,
ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। स्टूडेंट आप लोग समझिए, ऐसा मतलब जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। अगर आप मनुष्य को ही ले लीजिए, क्या मनुष्य खुद भोजन बनाता है? देखिए, जब धान हो या गेहूं हो, वो जब पेड़ मतलब पौधों में लगता है तो उसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं मनुष्य। तो ये खुद पर आश्रित नहीं होते हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां लिख सकते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं मनुष्य। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग जानवर भी होते हैं। ठीक है, जानवर भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कवक भी होता है, कवक, जीवाणु, जैसे ये सब खुद नहीं बनाते हैं, मेरा ये कहना है। ठीक है, दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आदि। तो ये होता है आप लोगों का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोग इसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आगे हमारा है अमीबा में पोषण। देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पोषण पढ़ाया, तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये एनसीईआरटी बुक में है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अमीबा में पोषण। देखिए, अमीबा में भी पोषण मनुष्य की तरह होता है। अगर हम अमीबा को लें तो अमीबा में भी पोषण मनुष्य की तरह ही होता है और खाद्य पदार्थ का पाचन शरीर के अंदर होता है, और जो उसके खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जो पाचन होता है शरीर के अंदर होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक चित्र अभी अभी बनाया है। ये है आप लोगों का अमीबा। ठीक है, ये आप लोगों का है अमीबा, और ये है आपका केंद्रक। अमीबा के अंदर केंद्रक होता है, और ये कोई खाद्य पदार्थ उनके सामने रखा है, यानी कि खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ, यानी कि अमीबा का। ठीक है, तो ये जो खाद्य पदार्थ है धीरे धीरे यहाँ मुंह के टाइप का, माउथ के टाइप का बना लेता है खाद्य पदार्थ को खाने के लिए। ये आपका केंद्रक ही है। तो मैंने एक बार बता दिया तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो ये फिर होता है अंदर, यानी कि शरीर के अंदर इसका पाचन होता है। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर आ जाता है, इनके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ इनका पाचन हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ ऐसे ऐसे बना दे तो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, बिंदु टाइप का। तो स्टूडेंट ऐसे होता है अमीबा में पाचन। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब एक बात और आता है स्टूडेंट, ये जो आपका खाद्य पदार्थ है यहाँ जब पहुंच जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं, ये आपका खाद्य कण है, और इसी को हम लोग कहते हैं, इसके अंदर होता है खाद्य रिक्तियां, रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। पोषण, पोषण के प्रकार, अमीबा में पोषण, इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैं आप लोगों को आगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को पढ़ाऊं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आप लोग लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए। आइए मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है अगर आप लोग समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं आप लोगों को चित्र भी समझाऊंगा, उनके भाग भी समझाने वाला हूं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए। देखिए, जब यानी कि पाचन का अर्थ है, जो आपका पाचन का अर्थ है जब में स्टूडेंट, जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील की अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझो। जैसे कोई अघुलनशील पदार्थ है, अब उसका पाचन का अर्थ है तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना और उसको पचाना। ठीक है, तो अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील की अवस्था में बदल देता है और उन्हें अवशोषण के योग्य बना देता है, यानी कि अवशोषण करने के, यानी कि निगलने के योग्य बना देता है, जिसमें रुधिर में मिलकर सारे भागों में पहुंच जाता है, पाचन कहलाता है। तब ये सब जब बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, यानी कि मतलब बहुत महीन हो जाते हैं, तो वो रुधिर में मिल जाते हैं, और रुधिर में मिलने के बाद पूरे शरीर के भागों में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिया है। देखिए, पाचन का अर्थ है अघुलनशील, जल में जो है अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे या जिनमें रुधिर में मिलकर सारे भागों में पहुंच जाए, पाचन कहलाता है। अब हम लोग इसके पाचन के देखिए मैंने बनाया है, बहुत ही मेहनत किया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा बना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आप लोगों को इनके भागों को बताने वाला हूं कितने। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहां आपका स्टूडेंट जिह्वा, या हम लोग कह सकते हैं जीभ। ठीक है, जिह्वा। ठीक है, जिह्वा। अगर हम बात करें तो यहां आपका है, यहां इधर मैं लिख देता हूं मुख, यानी कि मुंह। अगर हम इसे कहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं मुख गुहा,
इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, मुख गुहा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारा स्टूडेंट ये जो है ये चीज, इसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। अगर हम बात करें ये आपका जो है इसके अंदर जो है, पहले आप लोग ये समझिए क्या है, ये है आपका यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आप लोग समझ लेना, ठीक है, यकृत। और इनके अंदर जो है इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट पित्ताशय, क्या कहते हैं, पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय। समझ में आया। अभी मैं आप लोगों को एक बार और समझा दूंगा। देखिए ये है आपका जीभ, ये है मुख, ये जो अंदर इस टाइप का है ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसे कलर कर देता हूं, ये आपका है पित्ताशय। और ये जो आपका पूरा सा भाग है ये इतना जो मैंने कर दिया है कलर इसके अंदर का, ये आपका है यकृत, ठीक है, ये यकृत है। और ये आपका डायफ्राम है, ये आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। और आप लोग यहां तक समझे। अब ये आपका है अमाशय, अमाशय जिसे हम लोग कहते हैं पेट, ठीक है, तो पेट, तो ये होता है अमाशय, ठीक है, पेट। और इसके आगे आइए देखते हैं। अब देखिए यहां मैं आप लोगों को एक बताता हूं, ये देखिए कुछ पत्ती के टाइप का है ये, ठीक है, इसे ये बीच का, ठीक है, ये इसे मैं कलर कर देता हूं। ये चीज आपका क्या है, सब भाग आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये है आपका स्टूडेंट अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। इसके आगे ये आपका है बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत जिसे हम लोग कहते हैं वेदांत, ठीक है। तो ये आप लोगों के एनसीईआरटी में है बड़ी आंत। और ये आपका जो अंदर होता है ये होता है आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत। अभी मैं आप लोगों को इनके भागों को भी पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से पहले भाग को देख लीजिए। ये है आपका गुदा द्वार, ठीक है, गुदा द्वार। तो मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं। ये पूरा मैंने एक पिक्चर बनाया है बहुत ही मेहनत करके, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है जिससे हम भोजन को खाते हैं, मुख यानी कि मुंह जिसे हम लोग मुख गुहा भी कहते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं जो खाते हैं जिसका, ठीक है। ये आपका है डायफ्राम, डायफ्राम जो आप लोगों का ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और ये आपका है पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है, जो पित्त रस का श्रावण करता है। ये आपका यकृत, यकृत जो आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपका छोटी आंत, छोटी आंत से जब भोजन का मतलब अवशोषण हो जाता है तो बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई एक छोटा सा टॉपिक। अब मैं आप लोगों को इनके भागों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग मुख है, तो मुख को आप लोग वैसे तो बता नहीं पाएंगे, वैसे तो लिख नहीं पाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मुख, मुख आप लोग देखिए, देखिए आप लोग इतना तो जानते हैं मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। यानी कि मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं। और मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, ये आप लोगों को पता है, मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है जिससे निकलने वाला लार भोजन को निकलने में सहायता करता है। सुनिए, देखिए आप लोग लार तो समझते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा मतलब लचीला टाइप का होता है। और उससे क्या होता है, जब भोजन को थोड़ा लुगदी टाइप का बना देता है, और जब वो बन जाता है तो वो निगलने में काफी सहायता मिलता है, ठीक है, यानी कि आसानी से निगल जाता है भोजन। तो इसीलिए लार नामक एंजाइम पाया जाता है। लार टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल देता है। लार जो होता है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, उसे शर्करा में बदल देता है, ठीक है। तो ये थी एक मुख तथा मुख गुदा, ठीक है। तो मुख एंड मुख गुहा, तो ये आप लोग समझ गए। इसे नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अगर नहीं बनाओगे तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे, ठीक है। तो नोट अभी से बनाते रहिए। तो आगे हमारा आता है ग्रसिका, ठीक है। जब हम भोजन मुंह के द्वारा खाते हैं तो एक नली होती है जिसे ग्रसिका कहते हैं या ग्रस नली कहते हैं। तो वहां आप लोग समझिए, निगल द्वार से भोजन, जो निगल द्वार से यानी कि हम खाते हैं वो निगल द्वार होता है, वहां से भोजन ग्रासिका में जाता है, यानी कि ग्रासिका में पहुंच जाता है, ग्रासिका से अमाशय में। यानी कि वो एक नली के टाइप का होता है, वहां कुछ होता नहीं, उसका पाचन नहीं होता भोजन का, ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्रासिका से सीधा अमाशय में चला आता है, ठीक है। एक तरह से मार्ग होता है, रास्ता होता है। अब आता है अमाशय, अमाशय में भोजन आता है तो क्या होता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। जठर नामक ग्रंथि आप लोग समझते हैं, जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। और जठर नामक ग्रंथि किस रस का श्रावण करता है, जठर रस का, ठीक है, जठर रस का श्रावण करता है या जठर रस निकलता है। और जठर रस HCl, पेप्सिन, रेनिन पाया जाता है, ठीक है। HCl जो आपका होता है आप लोग नीचे लिख सकते हैं, या मैंने नहीं लिखा तो आप लोग यहां लिख सकते हैं। HCl आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है, और लिख सकते हैं।
HCl जो होता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है, अम्लीय बनाता है, और जो आपके कठोर कण होते हैं उसे गलाता है, ठीक है। और आपका पेप्सिन जो होता है आप लोगों का प्रोटीन को, ठीक है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो ऐसे आप लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो HCl होता है भोजन को अम्लीय बनाता है और जो कठोर कण होते हैं उसे गलाकर सरल बना देता है, ठीक है, यानी कि सरल बना देता है, पचने के योग्य बना देता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है, इतना तो आप लोग समझे। और रेनिन दूध को फाड़कर उसमें घुल कर कैसीन को अलग कर देता है। अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है और भोजन के इस स्वरूप को कायम कहते हैं, यानी कि इन सब जो स्वरूप है उसे कायम कहते हैं, ठीक है। कायम आप लोग समझ लीजिए, भोजन जो होता है 3 से 4 घंटा आपके अमाशय में होता है, और इन सब प्रक्रिया को कायम कहते हैं। जो मैंने बताया HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को छोटी आंत के बारे में बताता हूं। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है। गृहिणी आप लोग समझे होंगे, गृहिणी, ठीक है। उसके बाद आता है छोटी आंत, ठीक है। यहाँ आप लोग गृहिणी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन होता है, HCl इसे अम्लीय तथा अम्लीय बनाता है, ठीक है, कठोर कण को तोड़कर सरल बनाता है। फिर अमाशय से गृहिणी में आता है, ठीक है। फिर गृहिणी क्या होता है, छोटी आंत में आता है। गृहिणी से भोजन छोटी आंत में, अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से छोटी आंत में आता है, ठीक है। गृहिणी से भोजन छोटी आंत में आता है। तो यहाँ आप इतना भी लिख सकते हैं, गृहिणी में, अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से छोटी आंत में आता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो उसका अत्यधिक पाचन हो जाता है तथा अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं। जो बेकार भोजन है वो बचते हैं, और जो बचे कुचे जल होते हैं और भोजन वही बचते हैं जो खराब होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब हमारी आती है बड़ी आंत, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रैक्टिस किया और आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ, ठीक है, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आ जाता है, फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। जो खराब पदार्थ होते हैं वो जो गुदा द्वार होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं चित्र समझाऊंगा, ठीक है। श्वसन तंत्र जो होता है वो चित्र होता है, और श्वसन की डिफिनीशन पहले समझो, ठीक है। तो श्वसन के डिफिनीशन में कुछ है नहीं, कहिए श्वसन एक जैविक क्रिया है। श्वसन जो है एक जैविक क्रिया है। मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, अगर हम श्वसन ना लें कुछ समय तक व्यक्ति जो होता है 1 मिनट या उससे ज्यादा सांस को रोक सकता है, लेकिन कहे वो कि मैं 1 दिन या 10 घंटे या 5 घंटे, ठीक है, कि सांस को रोक दूंगा, तो नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि अगर सांस ना लें तो वो जी नहीं सकता। तो सांस जीने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सांस जीने के लिए हमारे लिए आवश्यकता है, ठीक है। मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करते हैं, ठीक है, वातावरण से ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, या आप लोग लिख दीजिए निकालते, ठीक है। यहां आप लोग लिख दीजिए निकालते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। निकालते हैं, यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। कितना इजी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसे आप लोगों की भाषा में लिखा है। देखिए कितना इजी है। आप लोग कहिए श्वसन एक जैविक क्रिया है। मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा बच्चा भी जानता होगा कि अगर हम सांस न लें तो हम मर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कितना अच्छा से लिख दिया कि मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। और एक छोटा सा बच्चा भी जानता होगा कि हमें वातावरण से ही ऑक्सीजन को प्राप्ति होती है। तो मैंने लिख दिया मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है, या निकालते हैं। ये आप लोग बहुत ही पहले पढ़े होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अगर अभी आप लोगों को ये परिभाषा ना आया हो तो आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट या ले सकते हैं, आप लोग इसका नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। स्टूडेंट, पहले आप लोग चित्र को समझो, फिर मैं उसके भाग को बताता हूं। चित्र को ध्यान से समझोगे तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चित्र जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए श्वसन तंत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्वसन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर उनके भाग को दर्शाइए। अब आपको भागों को मतलब व्याख्या नहीं करना, केवल श्वसन तंत्र बनाना है। श्वसन तंत्र बनाने के बाद आपको उसके चित्र को दर्शा देना है, ठीक है, मतलब चित्र जो उनके भाग को दर्शा देना है।
अगर स्टूडेंट आप लोग श्वसन तंत्र बनाना बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है श्वसन तंत्र कैसे बनाएं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो तुरंत आप लोग श्वसन तंत्र को बना सकते हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, ठीक है। तो यहाँ आइए हम लोग इसके भाग को देखते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, नासा द्वार, ठीक है, जो नाक होता है, तो इसे हम लोग नासा द्वार कहते हैं। स्टूडेंट थोड़ा ऊपर नीचे भी इसे हो सकता है क्योंकि मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो नासा द्वार, ये जिसे हम खाते हैं ये है मुख, ये क्या है, मुख, ठीक है, मुख है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जो नली है ये स्टूडेंट ग्रसनी, ये ग्रसनी आप लोगों को पाचन तंत्र श्वसन तंत्र दोनों में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना। अब अगर हम बात करें ये चीज क्या है, ये है स्टूडेंट डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम। आखिर डायफ्राम होता क्या है, मैं डायफ्राम की व्याख्या नहीं की है, कुछ बहुत ही इजी है। जब हम सांस को लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है। अगर डायफ्राम हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं जब लॉन्ग में आए कि डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है स्टूडेंट, बस ये इतना याद रखना बहुत है। ये जो आपका है ये चीज, ये नली नीचे, ये है श्वास नली, श्वास नली, ठीक है, श्वास नली। यहां आप लोग समझिए स्टूडेंट, यहां आप लोगों का एक कंठ होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कंठ को, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग यहाँ कंठ जो होता है वहां आप लोग लिख लेना कंठ का नाम, ठीक है, वो आप लोग लिख लेना ग्लॉटिस, ठीक है। या आप लोग कंठ ना लिखें, उसका मैं व्याख्या कर दूंगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये है स्टूडेंट, ये है, तो आप लोग जानते हैं फेफड़ा है, लेकिन कौन सा फेफड़ा, दायां फेफड़ा। दो फेफड़ा होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो एक होता है दायां फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ये है वाया फेफड़ा, ठीक है, मैं तो जानता ही हूँ लेकिन आप लोग यार बताओ, ठीक है, ताकि मैं भी कुछ मतलब मोटिवेट हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ तो हो गया इनके भाग। अगर हम बात करें छोटा सा और याद रखना, ये जो है ये श्वास नली है, तो श्वसनी या इसे श्वसनी भी कह सकते हैं। तो ये दायां श्वसनी और ये बायां श्वसनी, इतना मैं आप लोगों को ज्यादा है, इतना आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। इतना अगर दर्शा देते तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये है आप लोगों का स्टूडेंट श्वसन तंत्र। अगर श्वसन तंत्र केवल पूछे बोर्ड एग्जाम में तो इतना ही करना, अपना टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है। छोटे में पूछेगा अगर श्वसन तंत्र पूछेगा, और जब आपका लॉन्ग में आएगा तो कहेगा श्वसन तंत्र बनाइए, उनके भागों का वर्णन कीजिए, श्वसन होता क्या है, ऐसे पूछेगा, मतलब लॉन्ग टाइप का 2-3 क्वेश्चन एक में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे नासा द्वार या नासिका। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, चेहरे पर स्थित नाक में 2 छिद्र होते हैं। अपना अपना नाक देखिए, उसमें 2 छिद्र हैं, ठीक है, वो चेहरे पर उपस्थित हैं। मैंने आप लोगों की भाषा में लिखा है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चेहरे पर वो स्थित हैं और नाक में 2 छिद्र होते हैं। नासा द्वार अंदर अगर आप देखें तो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार खुलती हैं, ठीक है। अगर अंदर देखा जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी होती है और घुमावदार में खुलता है, ठीक है। यह मार्ग टाइबाइनल अस्थियों से बना है। यह मार्ग किससे बना है, टाइबाइनल अस्थियों से, इतना याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है, और वो जो होता है आपका श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है, इतना याद रखना। आपके बहुविकल्प में पूछ लेता है कि नासा द्वार किससे ढका होता है, तो आपको टिक लगाना है श्लेष्मिक झिल्ली, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। नासा द्वार में इतनी में इसी कारण एक चिकना पतला तरल श्लेष्मक झिल्ली से स्रावित होता रहता है। तो आप लोग इतना लिख लेना और आगे मत लिखना, इतना बहुत है, ठीक है। और जानते हो तो लिख लेना, लेकिन इतना आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही समझा, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को बड़ा भी नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। और आप लोग जानते हो तो लिख लेना, लेकिन मैं बहुत बड़ा नहीं बताऊंगा। कंठ या स्वर्ण तंत्र, देखिए स्टूडेंट जो कंठ होता है, अगर आप अपने गले पे देखें तो एक कंठ है, उसे हम लोग स्वर्ण यंत्र भी कहते हैं। अगर उसे पकड़ लिया जाए तो आसानी से आप बोल नहीं सकते अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे कंठ या ग्लॉटिस कहते हैं। इसे कंठ कहते हैं या ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है, जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है। मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। जैसे आपका ये कंठ है, ठीक है, समझ लो, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं
ठीक है, 2 छोटी छोटी कंठियां होती हैं। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये देखिए भोजन लेने वाला जो कंठ है वो बंद हो जाता है ताकि उसमें हवा ना जाए। और अगर हम जब खाना खाते हैं तो सांस लेने वाला कंठ बंद हो जाता है, यानी कि जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है, जो कंठ होता है भोजन निगलते समय बंद हो जाता है। पहली बात, कंठ एक ही होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि भोजन जो ग्रसनी द्वारा चली जाती है और कंठ द्वारा हम हवा को अंदर ले जाते हैं। बात को समझे तो कितना आसान सा है। ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे कंठियार ग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है। तो मैं बहुत इजी तरीके से लिख दिया हूं, श्वास नाल। श्वास नाल या श्वसनी भी कहते हैं। श्वास नली की लंबाई 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और व्यास 5 से 2 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक श्वसनी अपने फेफड़ों में चली जाती है। स्टूडेंट, अभी मैंने चित्र में बताया था कि श्वसनी जो होती हैं कुछ इस टाइप से होती हैं। देखिए ऐसे आती हैं और ऐसे फेफड़े में चली जाती हैं, मतलब ऐसे फेफड़े में होती हैं। ठीक है, और इधर से ऐसे फेफड़ा बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, फेफड़ा बना दिया जाता है। तो ये जो होती हैं अपने अपने फेफड़े में चली जाती हैं। ठीक है, तो इतना, और बहुत सारी शाखाओं में बट जाती हैं, बहुत सारी शाखाओं में बट जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखना, और लिख पाए तो लिख लेना। ठीक है, तो फेफड़ा, मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है। मनुष्य में कितनी फेफड़े पाए जाते हैं? 2, एक दायां एक बायां। ठीक है, दायां और बायां 2 फेफड़े पाई जाती हैं। एक कौन सा स्टूडेंट? एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। ठीक है, मनुष्य में 2 फेफड़ा पाई जाती है। 2 फेफड़ा मनुष्य का श्वसनांग है। अगर फेफड़ा ना हो तो श्वास नहीं ले पाएंगे। तो जो 2 फेफड़े हैं वो मनुष्य का श्वसनांग है। फेफड़े के चारों ओर से एक पतली झिल्ली पाया जाता है। जो फेफड़ा होता है उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, फेफड़ा के चारों ओर। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं फेफड़ा तक आप लोगों को वर्णन कर दिया है। अगर इसके आगे आप लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इतना आप लोग लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, अगर याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये था हमारा एक बहुत ही छोटा सा वीडियो। आइए हम लोग आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखते हैं। अगर आप लोग उत्सर्जन तंत्र बनाना नहीं जानते हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आसानी से बनवाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके भागों को। ठीक है, तो इनके भाग देखिए, पहला ये जो है स्टूडेंट ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ, ये आपका क्या है? ये आप लोगों का है अधवृक्क ग्रंथि। क्या है स्टूडेंट? अधवृक्क ग्रंथि। ये स्टूडेंट है अधवृक्क ग्रंथि। ये देखिए छोटा सा यहाँ वृक्क के ऊपर है और यहाँ भी, ये 2 होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ये है वृक्क। तो यहाँ आप लोगों का ये बायां वृक्क है। ठीक है, बायां वृक्क। ठीक है, और वो आप लोगों का दायां वृक्क है। एक जो व्यक्ति होता है उनमें एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, एक तो बायां और एक दायां, 2 वृक्क होते हैं। ये आप लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना। ये जो है आपका ये पटरी। ठीक है, ये आपका है महाधमनी। महाधमनी, इतना आप लोग याद रखना, ये आपका है महाधमनी। ठीक है, ये आप लोगों का है महाधमनी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। और ये जो आपका नली है ये क्या है? ये स्टूडेंट नली जो है देखिए मूत्र वाहिनी, जिससे मूत्र यहाँ आपके जो ये है थैली नुमा इसमें आता है। अभी मैं इसका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का मूत्र वाहिनी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मूत्र वाहिनी। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आप लोग समझ गए मूत्र वाहिनी है। अब जो नीचे आप लोगों का है ये आपका क्या है? यहाँ जब आप लोगों का वृक्क से मूत्र बनता है तो इस नली जो है, ये नली इसके द्वारा आता है। फिर कहाँ आता है? ये जो मूत्राशय है यहाँ इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ जो है इकट्ठा हो जाता है मूत्राशय, यहाँ त्रापेयक मंत्रा। और ये जो है ये एक मार्ग है, किसका मार्ग है? मूत्र मार्ग का। ठीक है, ये सब आपके उत्सर्जी अंग हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले उत्सर्जी अंग बताइए तो आप लोगों को बताना है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, और आपका त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, अभी सब बताऊंगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए, अगर इस वृक्क को कोई पूछे तो आप लोगों को बताना है दायां वृक्क। ये ग्रंथि आपका है अधवृक्क ग्रंथि। ये आपका मूत्राशय, ये है मूत्रमार्ग जिसके द्वारा मूत्र बाहर जाता है।
और ये है मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो ये है उत्सर्जन तंत्र के भाग। अगर आप लोग नहीं बनाना जानते हो ये, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग पहले बनाना सीखिए, फिर इनके भाग जो हैं ऐसे आप लोग दर्शाना सीखिए। पहले एक बात देखिए, फिर आप लोग उसे अपने कॉपी में बनाना सीखिए, फिर उसे दर्शाना सीखिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये आप लोगों का बनाने के साथ आएगा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का आप लोग चित्र सहित वर्णन करो, तो चित्र आप लोगों को बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग बनाना नहीं जानते हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये होता है इनके भाग। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग इनके कुछ बारे में देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है प्रमुख उत्सर्जी अंग। ठीक है, प्रमुख उत्सर्जी अंग। अगर आप लोग फेफड़ा, महाधमनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी इनके बारे में कुछ जानते हैं तो लिख देना। ठीक है, वरना आप लोग नहीं जानते तो ना भी लिखना, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो पहले आप लोग समझिए, जो मुख्य प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो तो आपका वृक्क है। अगर आपसे कोई पूछे प्रमुख उत्सर्जी अंग तो आपका वृक्क है। ठीक है, वृक्क जो आपका किडनी होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है प्रमुख उत्सर्जी अंग एक मूत्रवाहिनी, जो आपका एक मूत्रवाहिनी होता है जिसके द्वारा मूत्र जो आपका मूत्राशय में जाता है। ठीक है, और एक जोड़ा वृक्क। एक जोड़ा वृक्क का अर्थ है दो वृक्क। दो वृक्क को हम लोग एक जोड़ा कहते हैं। फिर मूत्र मार्ग और त्वचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे त्वचा कैसे उत्सर्जी अंग। ठीक है, जो आपके देखिए जो पसीने होते हैं, ये त्वचा जो होता है उत्सर्जी अंग को इसी के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, त्वचा जो होता है ये भी एक उत्सर्जी अंग है, लेकिन सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है आपका जो वृक्क है, एक जोड़ी वृक्क। और आंत उत्सर्जी अंग है। आंत भी आपका एक उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग में आपका क्या क्या है, आपका एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्रमार्ग एंड मूत्राशय एंड त्वचा, फेफड़ा और आंत। ये आपके प्रमुख उत्सर्जी अंग है। याद कर लेना। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अभी से नोट बना लीजिए। ठीक है, और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। लास्ट में मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा जैव प्रक्रम का पाठ समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो आप लोग इसे समझते रहिए, फिर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्दी। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रमार्ग, एक जोड़ा वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। उत्सर्जन तंत्र में अगर देखिए, उत्सर्जन तंत्र का होता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र का आप लोगों को डिफिनीशन कोई पूछे तो मनुष्य जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसी को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और उत्सर्जी पदार्थ बहुत ही जहरीले होते हैं। ठीक है, इसको मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, मतलब वो बहुत ही जहरीले बनते जाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रमार्ग, एक मूत्र जोड़ा वृक्क एंड मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ये सब आपकी जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा मेनली उत्सर्जन होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। वृक्क उत्सर्जन में वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क जो होता है स्टूडेंट, रीढ़ की हड्डी आप लोग जानते होंगे, उनके दोनों तरफ स्थित होता है। दोनों तरफ का अर्थ है एक रीढ़ की हड्डी और उनके दाईं ओर बाईं ओर। ठीक है, दोनों ओर स्थित होता है, यानी कि दो वृक्क होते हैं और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इतना आप लोग याद रखना। और आप लोग यहाँ देखिए, वृक्क में मूत्र बनने के बाद जो आपका वृक्क है, जैसे मूत्र बनने की प्रक्रिया आप लोग समझिए। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। अभी मैं आप लोगों को चित्र में समझाऊंगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, वृक्क में जब आप देखिए स्टूडेंट, वृक्क में जब मूत्र बन जाता है तो मूत्रवाहिनी में से होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ थोड़ा सा याद रखना। चित्र अगर आप लोग बनाना जानते हो तो देखिए, पहले आप लोगों को वृक्क बनाना है, फिर जो नली के टाइप का ऐसे होता नहीं है, ऐसे। ठीक है, वो, और फिर मूत्राशय में चला जाता है। ठीक है, उसमें इकट्ठा रहता है। ठीक है, इकट्ठा रहता है तथा तब तक एकत्र रहता है, तब तक वो इकट्ठा रहता है जब तक मूत्र मार्ग से बाहर ना निकल जाए। जब तक मूत्र बाहर ना निकल जाए मूत्र मार्ग से, तब तक वो इकट्ठा रहता है। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप से मूत्राशय था आपका ये, और ये आपका मूत्र मार्ग है। इसमें तब तक इकट्ठा रहता है जब तक हम लोग मूत्र मार्ग द्वारा बाहर ना निकाल दें किसको, मूत्र को। तो ये होता है स्टूडेंट जो आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग स्टूडेंट चित्र को अच्छे से समझ लीजिए। मैं आप लोगों को मेनली चित्र को समझा देता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इतना।
और आप लोग इसके आगे भी लिख सकते हैं अगर जानते हो तो, वरना आप लोगों के लिए इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को थोड़ा चित्र से समझाता हूँ, फिर आप लोगों को ये तुरंत ही आप लोग लिख दोगे, इसके बारे में सब कुछ लिख दोगे। ठीक है, तो आप लोग इसके चित्र को पहले समझिए, तब आप लोग इसे लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चित्र में सबसे पहले आप लोगों को बनाना आता है, तो बनाना आता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग इनके भागों को पहले दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसके भागों को दर्शा दिया है, आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिए। और आप लोगों को मैंने बताया है पहले इसमें बनता है किसमें, वृक्क में, और फिर ये देखिए आप लोग चित्र में समझिए बस। तो ये मूत्र वाहिनी द्वारा ये यहाँ आता है मूत्राशय में। ठीक है, मूत्राशय में कैसे, ये देखिए एक नली के टाइप का है। ठीक है, ये एक नली के टाइप का आप लोग देखते हैं, यही है मूत्र वाहिनी। तो इसमें इकट्ठा हो जाता है तब तक जब तक हम मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकालते हैं। तो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अधवृक्क ग्रंथि है, ये बायां वृक्क, ये महाधमनी। ठीक है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में अंतर, ये आप लोग जरूर याद कर लेना। मैंने पढ़ा दिया है, फिर से मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो ये आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा बाहर निकलता है जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ जब बाहर निकल जाते हैं तो जहरीले पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में नहीं रह जाते। अगर आपसे कोई पूछे उत्सर्जन की परिभाषा, तो आप लोगों को बताना है उत्सर्जन वह मतलब उत्सर्जन के द्वारा हम जो अपशिष्ट एवं भोज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं अच्छे से। और आप लोगों को मैं लिख देता हूँ उत्सर्जन की परिभाषा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये मैं आप लोगों को सब एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में इस डिफिनीशन को देख सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल मतलब ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैंने और अच्छे से समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए वह जैव प्रक्रम, पाठ का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। ठीक है, जिनमें इन हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थों को निष्कासन किया जाता है। निष्कासन का अर्थ निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उपापचयी, जो मतलब आपचन हो जाता है, वज्र पदार्थों को निष्कासन किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन का डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन का डिफिनीशन आप लोग ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं हृदय की संरचना। ठीक है, हृदय की संरचना स्टूडेंट, पहले आप लोग चाहे पाचन तंत्र मैंने पढ़ा दिया, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उसमें आप लोगों को पहले क्या समझना है, चित्र। चित्र में क्या समझना है, उनके भाग। ठीक है, चित्र में उनके भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैंने चित्र बनाया है, अगर आप लोग ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बनाना जरूर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो ये आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनके जो भाग हैं वो कौन कौन से, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फुसफुस धमनी से। ये जो है स्टूडेंट, ये आपका है फुसफुस धमनी। क्या स्टूडेंट, देखिए फुसफुस, ये है स्टूडेंट फुसफुस धमनी, फू आधा फा और फू और सा। ठीक है, समझ लेना, थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, तो फुसफुस धमनी। अब आप लोग समझिए क्या कि यहाँ जो अगर आपको हृदय दे दिया जाए तो ये जो होता है ये फुसफुस धमनी होता है। ठीक है, फुसफुस धमनी। अगला हमारा आता है स्टूडेंट, देखिए ये जो है हमारा महाधमनी है। क्या, ये जो है ये महाधमनी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैंने कई सारे टॉपिक को पढ़ा भी दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि सभी लोग पढ़ सकें। महाधमनी। और यहाँ जो आपका ये ऊपर थोड़ा निकला सा लग रहा है वो क्या है, अग्र महाशिरा। क्या है स्टूडेंट, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो है हमारा, यहाँ देखिए ये जो लाइन है, यहाँ आप लोग पहले आप लोग इनके जो भाग हैं, जो कक्षाएं हैं उन्हें समझिए। ये है आपका दायां लिंद, ये चीज़, ये कक्षा है आपका। ठीक है, ये है आपका दायां अलिंद। ठीक है, अलिंद। ठीक है, ये आपका दायां अलिंद है। और यहाँ जो है आपका ये, ठीक है, ये है आपका बायां अलिंद। ठीक है स्टूडेंट, बायां अलिंद। तो ये सब आप लोग समझिए, चित्र को जितना अच्छे से समझोगे उतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है।
तो अब हम लोग देखेंगे ये जो है आपका, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपका है यहाँ, ये आपका क्या है, ये थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन आप लोग याद कर लेना, बाई कास्पिड कपाट, ये आपका बाई कास्पिड कपाट है। और इधर जो है आपका, ये आपका दाई, मैं केवल दाई लिख देता हूँ, ठीक है, दाई कास्पिड कपाट, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लेना, ये आपका बाई है, ये आपका दाई है, ठीक है। ये आपका है बायां निलय, ये जो आपका है ये आपका क्या है स्टूडेंट, बायां निलय, और ये आपका दायां निलय, दायां निलय, ठीक है स्टूडेंट। अब बात को समझो, हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं, कौन कौन से, नंबर फर्स्ट दायां अलिंद, नंबर सेकंड बायां अलिंद, नंबर थर्ड बायां निलय, नंबर 4 दायां निलय। तो ये आपकी 4 कक्षाएं हृदय में होती हैं, ये आप लोग समझ के रखना, ठीक है। और अगर हम अब इस मतलब हृदय को देखें तो एक मुट्ठी के आकार का है, कुछ इस टाइप से है, ठीक है, मुट्ठी के आकार का, मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ मुट्ठी के आकार का है, तो आप लोग इसे तो समझ ही गए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी है, इनके चित्र जो हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके आगे जो है, मैं आप लोगों को इनकी जो व्याख्या कराने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो लाइन गई हुई है ये, तो ये है आपका विभाजिका, जो विभाजित करती है, ठीक है, 4 कक्षाओं में विभाजिका, ठीक है। तो याद कर लेना, वैसे मैं इसमें लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपका बहुत अच्छा चित्र दिख रहा है, बहुत अच्छा आपका जो ये है मैंने जो दर्शाया बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखिए, मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशीय अंग है। मनुष्य का हृदय जो है एक बहुत ही कोमल होता है, ये आप लोग समझिए, मतलब कठोर नहीं होता है, बहुत ही कोमल होता है। अगर हम उसे छुएं तो वो थोड़ा सरकटा है, मतलब सरकता है, ठीक है। तो यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। देखिए कुछ मुट्ठी के आकार का होता है, एक मुट्ठी के आकार का, ठीक है, बंद मुट्ठी नहीं होती है, तो वो आपका जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है। ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा हृदय में, ठीक है। इसमें 4 कक्षाएं पाई जाती हैं, इसमें 4 कक्षाएं होती हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। अगर चित्र में देखा जाए तो मैंने पहले ही बता दिया है, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ठीक है। तो ये इनकी 4 कक्षाएं हैं। देखिए 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3, 4, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं, चित्र को याद कर लिए तो मतलब बना लिए, उसके भागों को दर्शा लिए तो थोड़ा आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। और अगर हम आगे बात करें, दोनों फेफड़ों के बीच, डायफ्राम के बीच बाईं ओर स्थित होता है। बात को समझो, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, श्वसन तंत्र, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फेफड़े के बारे में। अगर आप लोग समझो तो दोनों फेफड़े जो होते हैं उसमें, उनके बीच में देखिए हृदय, यहाँ देखिए दोनों फेफड़ों के बीच में डायफ्राम के कुछ बाईं ओर, डायफ्राम जो होता है जो सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसके बाईं ओर स्थित होता है क्या, हार्ट जो हमारा हृदय है, ठीक है। दोनों फेफड़ों के बीच और डायफ्राम के कुछ बाईं ओर स्थित होता है क्या, हृदय। तो इतना आप लोग नोट करते रहिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया, इतना अच्छा आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। हृदय पंप की तरह कार्य करता रहता है, जिस तरह पंप नहीं होता स्टूडेंट, उसी तरह ये हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। अगर ये रुक जाए तो आप समझ लीजिए मर गए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, जैसे आप लोग देखिए हृदय जब कोई मरता है ना तो उससे चेक करते हैं क्या इसका मतलब ये चल रहा है, ठीक है। तो वही पता मतलब इसलिए हमेशा पंप करता रहता है। तो हृदय जो होता है पंप की तरह व्यवहार करता है, हृदय पंप की तरह व्यवहार करता है या हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। इनका कार्य कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। यह हमेशा कार्य करते रहते हैं मनुष्य के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्क गतिशील रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक ही मिनट में, देखिए स्टूडेंट, ये जब कार्य करते हैं ना तो धड़कते रहते हैं, इनके धड़कने का कार्य है, ठीक है। तो ये धड़कते रहते हैं, तो आप लोग समझिए 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं और आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में, सेम ऐसे लिख देना, ठीक है।
सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। अगर हम सामान्य व्यक्ति की लें, सामान्य व्यक्ति जिसको कोई रोग ना हो या मतलब जैसे सामान्य व्यक्ति हो, एकदम मतलब अच्छा हो, ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़क सकता है या 80 बार, और 70 के 80 के बीच में भी धड़कता है, ठीक है। तो सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। हृदय की सिकुड़ने, देखिए स्टूडेंट, हृदय की सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन। स्टूडेंट जब हृदय, देखिए आपको बात समझो, जब खून हृदय में आता है पंप कराने के लिए, अब पंप कराने के लिए जब खून आया ना, ठीक है, अशुद्ध आया तो वो पंप किया उसे, तब तो वो समझ लीजिए जब खून आया तो वो तो फूला हुआ था, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए फैलने की अवस्था को अनुशीतलन, यानी कि फैल जाता है तो उसे हम लोग अनुशीतलन कहते हैं। लेकिन जब उस खून को, अशुद्ध खून को फेफड़े में भेज देता है शुद्ध करने के लिए ना, तो हृदय सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन कहते हैं। और जब खून उसके अंदर होता है ना, तो उस फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ तंत्र का। तो तंत्र में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। हम लोग थोड़ा इनका कार्य देखते हैं कि इनका इनका कार्य क्या है, ठीक है, हृदय का कार्य क्या है। देखिए हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके भी जीवन भर, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। स्टूडेंट अगर आप सोचो हमारे अंदर अशुद्ध खून रहेगा ना, तो हम लोग कैसे रहेंगे, मतलब कोई ना कोई बीमारी रहेगा, या हम लोगों के अंदर अशुद्धियाँ जब रहती हैं ना, तो बीमार व्यक्त हो जाता है। तो हृदय वही कार्य करता है, उसे पंप करता है, शुद्ध करता है। तो हृदय प्रमुख कार्य बिना थके, इसको ना थक लगता है ना कुछ लगता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता रहता है। तो बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के जो भाग नहीं है, बहुत सारे भाग हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे होंगे रहे होंगे तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, तो उसे जरूर पढ़ना, अभी भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो विभिन्न भागों में शरीर को पंप करना होता है, जो शरीर के विभिन्न भाग हैं उसमें पंप करना होता है कि अशुद्ध रक्त ना रहे, और शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा हृदय को पहुंचाया जाता है, यानी कि शुद्ध रुधिर को सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है धमनी तथा सिरा में अंतर, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसे जरूर याद कर लेना। तो यहाँ से अशुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा जो आपका हृदय है, हृदय को पहुंचाया जाता है, ठीक है, अशुद्ध रुधिर। यहाँ सॉरी स्टूडेंट थोड़ा मूंदा हुआ था, तो इसलिए अशुद्ध रुधिर को सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है ताकि उसे पंप किया जाए, शुद्ध किया जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम लोग थोड़ा और देखेंगे, तब आप लोगों का ये लेक्चर समाप्त होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग अभी 1-2 वीडियो और देखने वाले हैं। अब हाँ स्टूडेंट, हम लोग आगे देखेंगे कि हृदय के बारे में पढ़ना है ना, तो हृदय के आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हृदय इस अशुद्ध, मैं दिखाता हूँ, हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुँचाता है। देखिए स्टूडेंट, जो फेफड़ा होता है ना, ये मतलब पंप जैसे ये करता है हृदय, तो हृदय में जब अशुद्ध रुधिर थोड़ा मतलब कम हो जाते हैं, लेकिन जब कम हो जाते हैं तो उसे फेफड़े में पहुँचा दिया जाता है कि और शुद्ध किया जाए, ठीक है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय पल पल धड़कता रहता है। इस कार्य को हमेशा चलाने के लिए, मतलब जब तक आप लोग जीवित रहे हैं तब तक चलाने के लिए हृदय पल पल धड़कता रहता है, ठीक है, यानी कि हमेशा धड़कता रहता है। थोड़ा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टूडेंट हृदय में धमनी तथा सिरा 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। जो हृदय होता है उसमें 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सा स्टूडेंट? धमनी तथा सिरा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोगों से अंतर पूछा जाता है, मैं बहुत ही जल्द पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। जो आपका धमनी होता है, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी मतलब ऊपर और सिरा मतलब नीचे, यानी कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। स्टूडेंट मैंने बहुत अच्छे से बताया, लॉन्ग बड़ा बताया है थोड़ा, ताकि लॉन्ग में आए ना तो तुरंत लिख दो। तो धमनी आप लोग याद रखना, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। तो हृदय की संरचना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हृदय की संरचना। तो रुधिर तथा लसिका में अंतर आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है। तो पहला आप लोग हेडिंग डालिएगा ऐसे बोर्ड एग्जाम में रुधिर, और आप लोग स्केल की सहायता से एक लाइन खींचिएगा और इधर हेडिंग डालिएगा लसिका, ठीक है।
तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें अंतर। पहला अंतर देखिए, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, आप लोग खून तो देखे होंगे, ब्लड को आप लोग देखे होंगे। यह गहरे लाल रंग का या बहुत ही गहरा लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। बहुत लोगों का बहुत ही गहरा होता है, बहुत लोगों का थोड़ा कम गहरा होता है, ठीक है, लेकिन तब भी वो बहुत ही गहरा लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तरल होता है, लाल रंग का होता है और एक संयोजी ऊतक है। तो यह गहरे तरल रंग का संयोजी ऊतक है, ठीक है। यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में कोई रंग नहीं होता है, लाल पीला हरा नीला कुछ नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, बिना रंग के होता है, ठीक है। तो यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ नंबर सेकंड, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। स्टूडेंट, जब इसमें रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। स्टूडेंट, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए लाल रंग का होता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही ईजी है, इसको आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। अब बहुत ही इजी है, ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे लिखे। तो देखिए तीसरा, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपका ब्लड होता है, रुधिर होता है, उसमें प्रोटीन जो होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में जो होता है, तीसरा देखिए, लसिका में प्रोटीन्स कम मात्रा में पाई जाती हैं। स्टूडेंट, लसिका में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन रुधिर की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना ये टीचर कि इसकी तुलना में ये वीक है, तो इसका अर्थ है वो तेज है और दूसरा वीक है। तो उसी प्रकार से इसमें जो होता है, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाते हैं, लेकिन इसकी तुलना में लसिका में प्रोटीन्स कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन पाई जाती हैं। तेज तो है लेकिन कम है, लेकिन पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया। देखिए मैं आप लोगों को अगला बताता हूँ। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाया जाता है। जो आपका रुधिर होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाया जाता है। इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसकी तुलना में कम पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही इजी बताए हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग देखें तो मैंने केवल 2 यही बताया कि कम और ज़्यादा। रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में और इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, बस इसमें कम, ठीक है। और ये तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इनका रंग लाल होता है तो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसका रंग लाल नहीं होता है तो इसमें नहीं पाई जाती हैं। अब बता है ये, तो देखिए यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, तो आपको पता है लाल रंग का है, तो ठीक है। और यह रंगहीन संयोजी ऊतक है, तो ये आप लोगों को पता हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं धमनी तथा शिरा में अंतर। तो अब हमारा आता है धमनी तथा शिरा में अंतर। दोनों इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो धमनी तथा शिरा में अंतर, पहला आप लोग हेडिंग डालिए धमनी। इसमें रुधिर हृदय से अंग की ओर बहता है। इसमें रुधिर जो होता है हृदय से अंग की ओर बहता है। स्टूडेंट, इसमें रुधिर हृदय से अंग की ओर इसलिए बहता है क्योंकि जो धमनी होता है इसे शुद्ध कर देता है, और शुद्ध कर देता है जब हृदय में, तो हृदय से शरीर की ओर बहने लगता है, अंगों की ओर बहने लगता है। इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। हृदय की ओर इसलिए बहता है क्योंकि जो अशुद्ध रुधिर होते हैं वो आपके हृदय में आते हैं और पंप होता है तो वो शुद्ध होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं और इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं, ठीक है। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं क्योंकि देखिए इसका, जैसे आप लोग समझिए, हृदय से अंगों की ओर रुधिर बहता है तो थोड़ा वेग होता होगा, अगर फट जाए ना तो आदमी मर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझिए, इसलिए इसकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी दीवारें पतली इसलिए होती हैं क्योंकि वो शुद्ध करने में समय लगता है, थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, शुद्ध करता रहता है, ठीक है। इसलिए इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इनकी गुहा सक्रिय होती है, यानी कि सक्रिय का मतलब पतली होती है, और इनकी गुहा सक्रिय देखिए स्टूडेंट नहीं होती है। इसकी आप लोगों को लिखना है नहीं होती है। देखिए सक्रिय नहीं होती है लेकिन ये चौड़ी होती है, ठीक है। सक्रिय नहीं होती लेकिन ये चौड़ी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ कहना नहीं है, इनकी गुहा जो होती हैं यहाँ मैं बता दूँ चौड़ी होती हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैंने इसमें बताया, इसकी गुहा सक्रिय, इनकी चौड़ी। अगला, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। जो धमनी होता है इसका रंग जो होता है गुलाबी तथा चटक लाल होता है, और ये गहरे लाल या नीले रंग की होती हैं। स्टूडेंट, जो नसें दिखाई नहीं देती हैं वो आपका शिरा ही है, ठीक है, जो नसें दिखाई देती हैं।
तो ये गहरे लाल रंग या नीले बैगनी रंग का होता है। तो आप लोग जब देखोगे ध्यान से तो पता चल जाएगा। ऐसे ही कुछ कलर होती हैं नीले, बैगनी, लाल रंग का, ठीक है। अगला, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं। ये जो होते हैं त्वचा जो होता है अपना, ठीक है, स्किन, इसके गहराई में स्थित होते हैं, ठीक है। इसके पास ज़्यादा नहीं, इसके अंदर गहराई में स्थित होते हैं, लेकिन ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होते हैं। तो मैंने बताया नहीं कि वो दिखाई देते हैं, ठीक है, त्वचा के समीप स्थित होते हैं इसलिए दिखाई देते हैं। तो इसलिए से हम कहते हैं ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होते हैं। तो आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स आप लोग नहीं बनाओगे तो अच्छे मार्क आने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो नोट जरूर बनाइए। मैंने आप लोगों को बहुत सारे बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरा जैव प्रक्रम पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, ठीक है। धमनी तथा शिरा में अंतर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ आप लोग 5 तक नोट कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं। अब यहाँ आप लोग रुधिर तथा लसिका में अंतर को भी नोट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ 4 बताया हूँ, चारों को आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क लाने हैं तो आप लोग पहले तो आप लोग अपना नोट बनाइए, ठीक है। और हैंड राइटिंग आप लोग अपना अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत ही विशेष महत्व होता है, ठीक है। अगर आप लोगों का हैंड राइटिंग नहीं अच्छा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊँगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और नोट तो आप लोग बना ही लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि स्टूडेंट सभी लोग पढ़ सकें आपके चैनल से और आप लोगों के बीच कंपटीशन हो, ठीक है, कि हम लोग कितना जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए उनसे, वो उनसे तब अच्छी से पढ़ाई होती है। और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जब सब्सक्राइब करोगे तब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो बहुत ही अच्छा है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।